शुभरात्रि स्लीप स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है यात्रा। उसने आंखें खोली तो सुबह हो गई थी। हल्की हल्की रोशनी पर्दे से झांक रही थी। वो हड़बड़ाकर उठी। ओह, आज काफी देर हो गई। अपने आप में ही बुदबुदाई। उसने पलंग से उतरते हुए ही अपने बालों को गोलमोल कर बेतरकीब ही पीछे जूड़ा बनाया। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण कर आंखों से लगा, फिर उन्हें गौर से देखा। थोड़ा मुस्कुराई, फिर चल दी यात्रा की ओर। सोचने लगी, स्त्री की यात्रा ही तो है रोज की दिनचर्या, जो एक बार शुरू होती है तो फिर रात तक निरंतर चलती रहती है। थकान होते हुए भी चेहरे पर एक मुस्कान रखनी पड़ती है कि कहीं अपने नाराज ना हो जाएं। और फिर ये कभी न खत्म होने वाली यात्रा निरंतर चलती रहती है। सर्दी, गर्मी, बरसात, वसंत, सभी ऋतुएं अपने अपने समय पर अपना प्रभाव दिखा चली जाती हैं। परंतु स्त्री, जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई काल नहीं, उसे तो बस निरंतर चलना है, जैसे कुछ कार्य उसके ही नाम है। सोचते सोचते उसकी निगाहें चारों ओर गई। सब सो रहे थे। कोविड वैश्विक महामारी के चलते स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सभी बंद थे। पूरी तरह से लॉकडाउन था। सरकारी ऑफिस होने की वजह से उसे कभी-कभी बीच में कुछ घंटों के लिए ऑफिस जाना पड़ रहा था, वरना घर पर सबकी संपूर्ण छुट्टी थी। उसने सोचा, सबके लिए लॉकडाउन यानी आराम, बेफिक्री, कोई चिंता नहीं। मुझे तो कपड़े धोने हैं, सफाई, बर्तन, फिर नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय, फिर रात का खाना, और आखिर में बर्तन धो, रसोई साफ कर, सबको दूध देना। तब कहीं जाकर यात्रा का पड़ाव आता है। और जब ऑफिस जाना होता है तब अलग ही तरह की चिंता होती है। सबका खाना, टिफिन, दोपहर का मम्मी जी का भोजन, सब कुछ करते करते कभी कभी अपनी चाय पिए बिना ही ऑफिस पहुंच जाती हूँ। फिर ऑफिस की दौड़ भाग से घर लौटो तो फिर वही रसोई और मैं। बीच बीच में काम वाली बाई जो कपड़े धोकर पटक गई है, वो भी संभालने। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि मैं भी थक गई होंगी, एक कप चाय ही दे दे ताकि कुछ थकान मिटे। पर उल्टा फरमाइशें शुरू हो जाती हैं, और कुछ कहो तो पतिदेव बोल पड़ते हैं, अरे सारा दिन तो बच्चे अकेले रहते हैं, अब थोड़ा कुछ बोल रहे हैं तो तुम झल्ला रही हो। ऑफिस में तो नहीं करती होंगी ऐसा। सोचने लगती, क्या ये मुझे देखने आते हैं या दिव्य दृष्टि मिली है? अगर उन्हें ऐसा लगता है तो ये क्यों नहीं देखते कि नौकरी भी तो इसलिए कर रही हूं कि बच्चों को अच्छी सुविधाएं मिल सके। पर कौन समझाएगा? जैसे घर के काम तो औरत को ही करने हैं, वो घर पर रहे या नौकरी करे।
ऐसी सोच बन गई है या फिर बनाई गई है? बड़ी गहन चर्चा का विषय है ये सब। खैर, आज के विषय में सोचते हैं। लॉकडाउन की वजह से काम वाली बाई भी तो नहीं आ पा रही है, इसलिए ये यात्रा थोड़ी ज्यादा दुर्गम होती जाती है, जो थोड़ा बहुत हाथ तो बटा देती है कम से कम। यहाँ तो सोने का मुकाबला है, कौन ज्यादा देर तक सोएगा। सोचते सोचते वो धीरे धीरे बिना आहट चलकर बालकनी में आ गई। इतनी सोच के बाद उगते सूरज की चमकीली किरणें उसके मन में नई ऊर्जा का संचार कर रही थी। उसने मुस्कुराकर सूर्य देव को प्रणाम किया। उसने नई ऊर्जा का संचार महसूस किया और चल पड़ी अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने। उसका नाम गुलाब था, जो अब गुल ही रह गया था। उसके अस्तित्व की तरह नाम भी बदल गया था। गुल रसोई घर में घुसी ही थी कि एक एक कर सारे काम उसके मस्तिष्क में कौंधने लगे। उसने फिर सोचा, ओह, अच्छा हुआ मैं आलस के कारण दोबारा नहीं सो गई। उसने रसोई और गैस साफ की, थोड़ा पानी गर्म किया। गुल को सुबह गर्म पानी पीने की आदत थी, इसलिए सुबह सुबह वो औरों की तरह चाय नहीं पीती थी। उसने पानी का भगोना नीचे उतारा और कुकर में राजमा उबलने रख दिए। पानी पी उसने कपड़े समेटे और छत पर ले गई। कपड़े धुलाई की मशीन छत पर ही थी, सो उसने पानी चला मशीन भरने रख दी। फिर नीचे आ नित्य कर्म से निपट मशीन में कपड़े डालने चली गई। इसी बीच कुकर सीटी मारना शुरू हो गया। कपड़े धुलने छोड़ नीचे आई तो पति जोर से बोले, गुल तुम्हें चैन नहीं, सुबह सुबह इतना शोर, चैन से सोने भी नहीं देती। गुल ने गैस धीमी कर दी, रसोई का दरवाजा भी बंद कर दिया। कपड़े धोते धोते सोचने लगी, सच मुझे चैन कहाँ। अभी कपड़े धो नीचे जाऊंगी तो सासू माँ की आवाज आएगी, गुल नहा लिया हो तो चाय बना दे। यही सोच अपने कपड़े भी साथ लाई थी। कपड़े धोते धोते नहा भी लूंगी। और कपड़े सुखाने डाल नीचे पहुंची तो एक ताना मिला, कपड़े कहीं भागे जा रहे थे, पहले मेरी चाय बना। उधर से पति बोले, सुबह से शोर मचा रखा है, क्या कर रही हो ऐसा कि मम्मी की चाय भी नहीं बनी। खैर, मम्मी को उनकी चाय मिल गई, वो चुप हो गई। गुल लहसुन छीलने लगी और सोचने लगी, पति के अनुसार सुबह से मैंने कुछ भी नहीं किया और छत से नीचे ऊपर करते करते मेरे पांव दुखने लगे। पूरी छत को साफ करते करते कमर जवाब दे गई। कपड़े धोते सुखाते झाड़ू पोछा करते करते सांसें उखड़ने लगी। और मैं कर ही क्या रही थी। अभी थोड़ी देर में सभी मेरे इर्द गिर्द मंडराने लगेंगे, क्या बना है नाश्ता, ये क्यों नहीं बना,
वो क्यों नहीं बना? खैर, गुल ने लहसुन, प्याज, अदरक सभी कुछ मिला, मसाला बना, टमाटर पीस राजमा को तड़का दिया। इसलिए कि मम्मी जी को रोज तरी वाली सब्जी चाहिए और आज रविवार है तो आज राजमा बनने थे। इसलिए फटाफट से ये काम निपटा, प्याज काटे, आटा गूंदा, आलू उबालने रख दिए, वो छीले। इस बीच सभी उठ गए थे और जब तक सभी नाश्ते की टेबल पर पहुंचते, गुल ने फटाफट मंदिर में दिया जला अपना ये कार्य भी कर दिया और जल्दी सूर्य को जल देने। ये उसका नियम था। बारिश, तूफान, बादल कुछ भी हो, वो सूर्य को जल देना नहीं भूलती थी। नीचे आ उसने चाय रखी, गाय की रोटी बनाना शुरू किया। सबकी पसंद का नाश्ता बेटा, बेटी, पति, मम्मी जी सभी नाश्ता करने लगे। बारी बारी बर्तन भी इकट्ठा होने लगे। गुल ने अपना भी नाश्ता बना दिया। आसपास सफाई कर अपनी चाय रख दी और समय बचाने के लिए फटाफट बर्तन मांजने लगी। अपनी चाय नाश्ता ले अभी खाने जा ही रही थी, पति की आवाज आई, गुल 11 बजे मेरी कॉफी बना देना। उसने घड़ी की तरफ देखा। 10 ही मिनट थे 11 बजने में। उसने नाश्ता ढक दिया, दूध गैस पर रखा और लगी कॉफी फेंटने। ठीक 11 बजे साहब को कॉफी दे अपना नाश्ता करने लगी। अरे, अभी तक नाश्ता नहीं किया? गुल भाई, कोई समय रखो खाने का, फिर कहती रहती हो सर दर्द, ये दर्द, वो दर्द। पति कहे जा रहे थे। गुल अपना नाश्ता निपटा रही थी। हाँ, निपटाना ही कहेंगे इसे। खाना तो शांति से होता है। साथ ही गुल सोच रही थी, आज कुछ समय अपने लेखन के लिए निकालूंगी। इस लॉकडाउन में कितने ही ऑनलाइन कवि सम्मेलन, पत्र लेखन इत्यादि हुए, पर मुझे समय ही नहीं मिला। अब के कहानी लेखन में जरूर भाग लूंगी। गुल और जल्दी काम करने लगी। रसोई संभाल, बर्तन धो, वो अपना मोबाइल ले बैठ गई कहानी लिखने। कुछ कुछ लिखी थी, आज पूरी कर पोस्ट करने की ठान ली थी उसने। अभी कुछ देर ही हुई थी कि बच्चों की फरमाइश, मम्मी तरबूज काट दो। ठीक है, काटती हूं। उधर से पति, अरे सुनो, कुछ समय बच्चों को भी दिया करो। सारा दिन जाने मोबाइल में क्या करती रहती हो। गुल बेगम उठी, झल्लाहट थी चेहरे पर। इस आदमी को सुबह से काम नहीं दिखे। अपनी मां की फरमाइशें, बच्चों की फरमाइशें कुछ नहीं दिखी। सिर्फ 10 मिनट के लिए मेरा मोबाइल उठाना ही याद रहा। गुल ने तरबूज काट सबको दिया और फिर रसोई पुकारने लगी। सब्जी, चावल, सलाद, रायता
सब होना चाहिए, इसलिए अभी से लगना पड़ेगा। खाली राजमा से काम कहाँ होने वाला था। काम करते करते गुल सोच रही थी। शादी होकर जब इस घर आई थी, उसके खूब सपने थे ससुराल को लेकर, पर थोड़े दिन में ही लगा कि खैर छोड़ो। ऑफिस जा कुछ देर बहुत सुकून मिलता था उन दिनों। गुल बहुत सुघड़ गृहिणी तो थी, ऑफिस के काम, वहां के सांस्कृतिक कार्यों, वहां के सभी कार्यों में भी पूर्ण निपुण थी। इसलिए ऑफिस में भी गुल की व्यस्तता बहुत रहती थी। कार्य निपुणता कभी कभी आपको महंगी पड़ती है और आपको सामान्य व्यक्तियों से ज्यादा काम करना पड़ता है। वही गुल के साथ भी होता रहता था। अक्सर ऑफिस में किसी के पास काम हो ना हो, गुल की टेबल हमेशा काम से भरी होती है। हंसमुख स्वभाव उसके गुलाब नाम को चरितार्थ करता था। ना कहना उसे नहीं आता था। जो भी काम देता हंसकर पूरा कर देती। यही वजह थी कि ऑफिस में वो हमेशा व्यस्त रहती। किसी भी तरह की गॉसिप या चुगलियों में शामिल नहीं होती थी। इसलिए शायद उसकी एक अच्छी छवि थी ऑफिस में। घर पर तो सभी राह देखते कि गुल आएगी तो चाय, खाना, बर्तन सभी काम करेगी, जैसे उसके कई हाथ हों। थकी हारी गुल फिर लग जाती काम पर। छुट्टियों में ननदें आती तो वो भी इंतजार करती। अपने बच्चों के साथ गुल आकर काम करेगी और आते ही, भाभी देर क्यों हो गई, खाना कब बनेगा, बच्चे कब से इंतजार कर रहे हैं, इत्यादि सवालों की झड़ी लग जाती। मम्मी जी का तो बस एक ही काम, सरकारी नौकरी में कौन काम करता है, खाली बैठ के आ जाते हैं। एक ससुर जी थे जो गुल को समझते थे। अक्सर कहते, चाहे ऑफिस में खाली बैठो, थकान तो होती ही है सारे दिन की, जिसे सासू जी ने कभी सुना ही नहीं। पर ससुर जी हमेशा हर जगह गुल की समझदारी की बात करते, उसकी तारीफ करते ना थकते। आखिर एक बारी में उन्होंने ही गुल को अपने बेटे के लिए चुना था और उनकी आशाओं पर खरी भी उतरी थी गुल। वो जब तक जिंदा थे, हर सुख दुख वह उनसे बांटती थी। उसकी पीड़ा खूब समझते थे वो और उसे अपनी बेटियों से भी ज्यादा प्यार करते थे। तभी तो जब घर पर कई बार 25-25 लोगों का खाना बनाना पड़ता था, तो कह देते थे, कभी बाहर से कुछ मंगा लो, वो भी इंसान है। तो उसकी सास झट से बोलती, सब मिलकर कर रहे हैं, वो क्या कर रही है। मिलकर करना यानी पूरी तलने में हाथ लगाना। आज भी गुल याद करती तो मन में एक
कड़वाहट उतर आती। हालांकि आज सभी गुल से प्रभावित हैं, उसकी सघड़ता और बुद्धिमत्ता की दाद देते हैं, पर गुल उस कड़वाहट को भूल नहीं पाती। जो समय लोग कहते हैं सुनहरा समय होता है, वो उसने ताने सुन गुजारा था, कैसे भूल जाती। गुल की सास बार बार ताने भी मारती कि कुछ नहीं दिया इसके मायके वालों ने। हालांकि ससुर जी ने ही एक ही बेटा है कहकर कुछ भी देने से मना किया था। फिर भी माता पिता भाई सभी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उस पर उसकी सरकारी नौकरी, फिर भी यदा कदा ताने गुल के कानों को पड़ते रहते थे। मायके में सबसे बड़ी बेटी होने के कारण हमेशा काम ही करती रही। बचपन क्या होता है देखा ही नहीं, और बड़े होते होते कई जिम्मेदारियों को अपना साथी बना लिया। मध्यम वर्ग परिवार की यही त्रासदी है। शादी हुई तो एक लौती बहू, सारी जिम्मेदारियां फिर गुल के कंधों पर आ गई थी। उसके बेटे और बेटी आज कॉलेज स्कूल वाले हो गए। ससुर जी नहीं रहे। सासू मां आज भी ताने देती हैं, पर अब ये ताने चुभते नहीं गुल को। अरे गुल, आज खाना मिलेगा या नहीं? पति की आवाज ने उसे अतीत से वर्तमान मिला दिया, और उसने मशीन की तरह पहले मम्मी जी का फिर सबका खाना लगा दिया। गुल के हाथों में जादू था, तभी तो वो चित्रकार भी बहुत अच्छी थी और लेखिका भी। फिलहाल इस लॉकडाउन में माँ, बहू, पत्नी सब थी। सभी खाना खा रहे थे। गुल को भूख नहीं थी। किसी ने पूछा भी नहीं क्यों नहीं खा रही। वो चुपचाप रसोई का काम खत्म करने लगी। सबके खाने के बर्तन सब कुछ समेट कर उसने राहत की सांस ली। पर याद आया छत से कपड़े लाने हैं। वो सोचने लगी, बाई थी तो ये तो आराम था, कपड़े बर्तन सफाई से निजात थी। पर तब ऑफिस का दबाव भी होता था। कुल मिलाकर काम उतना ही करना है, यात्रा जारी रहनी चाहिए। गुल ने पति से कहा, मैं छत से कपड़े ले आती हूँ, आप बाजार से दूध और कुछ जरूरत का सामान ले आओ। उन्होंने कहा, अब क्या काम है, जाकर ले आना, घूमना भी हो जाएगा। वैसे भी तुम्हें बहुत शौक है घूमने फिरने का। गुल सोच रही थी, नहीं करना था तो ये बात बिना ताने के भी हो सकती थी। गुल छत से कपड़े लाई, उन्हें तह किया और निकल पड़ी बाजार। सोचने लगी, ससुर जी थे तो वो बाहर के काम
मैं कर लूंगा कह मेरा बोझ हल्का कर देते थे। पर अब सभी कुछ खुद करना होता है। कभी ऑफिस से आते हुए सब्जी लाना या फिर बच्चों का सामान। कभी थकान से मन नहीं होता था तो भी करना पड़ता है। ससुर जी, जिन्हें गुल डैडी बुलाती थी, आज गुल को उनकी बहुत याद आ रही थी। अनायास ही आंखें छलक गई। उनके जाने के बाद किसी ने समझा ही नहीं कि मुझे भी थकान होती है, मुझे भी आराम चाहिए, मुझे भी दुखता है। डैडी जी सब समझते थे और सबको नियंत्रण में रखते थे। सच में उन्होंने मुझे अपनी बेटियों से ज्यादा प्यार दिया। गुल ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और सभी सामान ले घर पहुंची। सब सामान धोकर अपनी अपनी जगह रख दिया। उस समय कोविड महामारी के चलते बाहर से आने वाला सारा सामान धोना पड़ रहा था। बाहर जाते वक्त मास्क भी पहनना पड़ता था। आकर खुद भी साबुन से हाथ पांव धोने पड़ रहे थे और कपड़े भी बदलने पड़ रहे थे। सभी नियम अपना अभी बैठने जा ही रही थी, गुल की मम्मी जी की चाय की आवाज आने लगी। वो चाय बनाने लगी, साथ ही सोचने लगी, आज भी कहानी पूरी नहीं होगी, आज भी मैं नहीं भेज पाऊंगी। चाय के उबाल के साथ साथ गुल का दिल और दिमाग उबाल खाने लगा। 26 दिन हो गए हैं लॉकडाउन हुए और मैं अपने लिए इतना समय नहीं निकाल सकी कि एक कहानी लिख सकूं। इस यात्रा से कुछ देर विश्राम ले सकूं। उसने सोचा, सब अपनी मन की कर रहे हैं। बच्चे, पति, मम्मी जी आराम से सोकर उठते हैं, खाना, टीवी और कंप्यूटर में व्यस्त रहते हैं, अपनी पसंद के काम करते हैं। मैं ही सारा दिन सबके पसंद के काम, घर के सारे काम करते करते थक जाती हूँ। इस अनंत यात्रा से उसने मन में एक प्रण किया। मम्मी जी को चाय दे वो बैठ गई कि आज तो कहानी लिख कर ही रहेगी। विचारों का प्रवाह आता जाता रहा। वो कल्पना और हकीकत में गोते खाने लगी। उसकी कलम ने रफ्तार पकड़ ली थी और विचारों ने अपनी उड़ान भरना शुरू कर दिया था कि पति की आवाज आई, आज रात का खाना नहीं मिलेगा। अब की बार गुल घबराकर उठी नहीं थी, बल्कि बैठे बैठे उसने कहा, आज आप कुछ बना दो, मैं थक गई हूं। उसकी आवाज की कर्कशता सुन पति अब नहीं बोले कि फोन में क्या कर रही हो। चुपचाप रसोई घर की तरफ चल दिए और गुल अपनी कहानी में व्यस्त
सोचने लगी। थक गई थी चलते चलते, आज विश्राम का वक्त मिल ही गया। आज इस निरंतर यात्रा से समय निकाल ही लिया। आज उसने कहानी पूरी कर ही ली।